Hello students, good morning to all of you. Today this is the second video lecture of unit equilibrium. In the last video lecture we have discussed about introductory part of the equilibrium, about type of equilibrium and equilibrium constant, जिसमें मैंने बताया था रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाइल दिस रेशियो अदर देन इक्विलिब्रियम इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। जैसे मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट विल फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस पार्टिकल। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होने के बाद, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होने के बाद, जो रेशियो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SO3 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन SO2, O2 की पावर हाफ इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बिकेम रिएक्शन कोएफिशिएंट इफ reaction do not achieve equilibrium. Other than equilibrium conditions it is always written as reaction coefficient Q. क्लियर है? ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज मैं डिस्कस करूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्म्स। वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज Kc, अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज Kp। Kc व्हेन concentration of reactants are taken, concentration of reactant and products are considered, products is considered। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंसीडर करता हूं, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम मैंने कॉन्सेंट्रेशंस का यूज किया है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज Kc। इफ ड्यूरिंग equilibrium writing the equilibrium constant we are using concentration term, then this equilibrium constant is known as Kc। यानी मैं इस equilibrium constant को क्या कह सकता हूँ, Kc कह सकता हूँ। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे equilibrium constant लिखने की प्रैक्टिस करवाई थी, वो सारे equilibrium constant आपको किस नाम से जाने जाएंगे, Kc के नाम से। लाइक दिस equilibrium constant is known as Kc। Equilibrium constant for N2 plus 3H2 goes to the 2 ammonia can be written as concentration of product upon root square concentration of nitrogen, concentration of hydrogen का cube, because here is 3, here is 2। clear? This equilibrium constant is termed as Kc because this is the concentration, this is the concentration। अगर मैंने concentration का यूज किया है तो यह equilibrium constant को लिखूंगा मैं किस फॉर्म में, Kc। equilibrium constant को क्या नाम दिया जाएगा, Kc। equilibrium constant is known as Kc if concentration of reactants and products is used। what is the Kp? when pressure is considered, pressure of गैस पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं, गैस के पार्टिकल आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इज यूज्ड, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड Kp। उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या बन जाता है, Kp। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बजाय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितने भी गैस पार्टिकल हैं उनके प्रेशर का यूज़ किया है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नेम्ड एज Kp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नेम्ड एज Kp। जैसे सेम रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस पार्टिकल कंबाइंस विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सारे गैस है तो गैस पार्टिकल्स का प्रेशर रहता हमेशा, तो Kp कैन बी रिटन एज प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाफ है तो वैल्यू को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ। दिस बिकेम Kp, दिस इज द Kc, दिस इज द Kp एंड दिस इज Kc।
दिस इज द Kc वैल्यू ऑफ सेम रिएक्शन एंड दिस इज द Kp वैल्यू ऑफ द सेम रिएक्शन। आप कंपेयर भी कर सकते हो, है ना। एक रिएक्शन लिखी मैंने, रिएक्शन थी कार्बन सॉलिड इज बर्नट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेट्स कंसिडर हाइपोथेटिकली, लेट्स कंसिडर देयर इज एन इक्विलिब्रियम। हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम आता, अदरवाइज जर्नली इक्विलिब्रियम्स नहीं होते हैं, जर्नली इक्विलिब्रियम्स नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन फिर भी मान लो 1% के लिए इक्विलिब्रियम है। तो जो Kc होगा उसकी वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कार्बन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन। Kp प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट गैस, प्रोडक्ट में एक ही गैस है और वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में कार्बन इज सॉलिड, एस मीन्स कार्बन इज सॉलिड, कार्बन को सॉलिड फॉर्म में लिखा गया है, और सॉलिड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नॉट कंसिडर, इज टेकन एज यूनिटी। कितना मान के चल लिया जाता है उनको, यूनिटी मान लिया जाता है। प्रेशर सॉलिड का और प्रेशर गैस का पहले प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का कंसीडर नहीं करते, प्रेशर किसका लिया जाता है, ओनली गैसियस पार्टिकल्स का। तो ये कहता है कि गैस पार्टिकल है ऑक्सीजन, तो प्रेशर ऑफ किसका ले लिया, ऑक्सीजन, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द Kp एंड Kc। देख लीजिए एक बार Kp और Kc में क्या डिफरेंस है दोनों में। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि एक बार हमने यूज किया यहाँ पे सारे गैसियस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, लिक्विड सॉलिड सब की कंसंट्रेशन Kc बन जाता है। अगर कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ प्रेशर यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो यही पार्टिकल क्या बन जाएगा आपका, Kp। सो दो टाइप के इक्विलिब्रियम बता दिए मैंने, एक इक्विलिब्रियम का नाम कांस्टेंट का नाम लिखा Kp और दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम लिखा Kc। नाउ relation between Kp and Kc, what is the relationship between Kp and Kc। अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके, Kp कैसे लिखा जाता है, Kc कैसे लिखा जाता है। Kc के अंदर प्रेशर्स काउंट करते हैं, प्रेशर सिर्फ गैसेस पार्टिकल का सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज लिक्विड और सॉलिड्स का 1 होता है। गैसियस पार्टिकल्स के केस में ही आप Kp लिख पाते हो, Kc सबके लिए लिखा जाता है। Let's consider we have a reaction in which X mole of A gas reacts with Y mole of the B gas and they give a reversible reaction which forms the product Z mole of C gas, Z mole of C gas। This is a reaction। ये आपकी कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है ना। अब देखो ये कहता है कि यहाँ पे अगर मैं Kp लिखूँ, Kp that will be equals to pressure of the particle C and power is Z। क्लियर, प्रेशर ऑफ द पार्टिकल A, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर इज X मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर इज Y। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। सबको क्लियर होगी ये इक्वेशन नंबर 1 किस तरीके से लिखी गई है, क्लियर है। अब देखो अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। सब लोगों को याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। याद आया कुछ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ओके, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लिखी PV इज इक्वल्स टू nRT। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के नीचे ले जाता हूँ। प्रेशर बिकेम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई RT। प्रेशर बिकेम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई RT। और मुझे ये भी पता है यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। सो P इज इक्वल्स टू CRT। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने, क्या किया, वॉल्यूम को उठा के नंबर ऑफ मोल्स के नीचे ले गया, N/V। दिस बिकेम कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। सो प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कैन बी रिटन एज concentration of particle C,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल C मल्टीप्लाइड बाई R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और लेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, लेट T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को भी क्या मान लिया मैंने कांस्टेंट और R हमारा कांस्टेंट होता ही था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C किसके बराबर आया, P ऑफ C बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T। इन द सेम वे व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T, क्योंकि R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को पहले कांस्टेंट कंसीडर करके चल रहा है। आफ्टर दैट प्रेशर ऑफ गैस B विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T। दीज आर द 3 इक्वेशन। सबको समझ में आई या नहीं? ये देखो मैंने यूज किया आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT, V को नीचे ले गया N के N बाई V बन गया, जिसको मैं रखता हूँ कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो P इज इक्वल्स टू CRT, P बिकेम इक्वल्स टू CRT। ओके, P बिकम इक्वल्स टू CRT। तो PC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, PA इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, PB इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, PC की वैल्यू रख दो, PA की वैल्यू रख दो और PB की। तो लिखो यहाँ पे पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो ये बन जाएगा KP इक्वल्स टू, PC की जगह लिखो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT की पावर Z डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT की पावर Y। PC की वैल्यू पुट कर दी, PA की वैल्यू पुट कर दी, PB की सबकी पावर रेज कर दी। इसको सोल्व करते थोड़ा सा, इसको सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन C की पावर Z इंटू RT की पावर Z, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू RT की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y इंटू RT की पावर Y। सही है, ये जो पावर दिख रही है कंसंट्रेशन की भी होगी, ये RT की भी होगी। ये पावर दिख रही है कंसंट्रेशन की भी होगी, ये RT की भी। ये पावर दिख रही है कंसंट्रेशन की भी होगी और RT की भी। समझ में आ गया? अब देखो ये RT है, ये भी RT है, दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। रिजल्ट देखो, कंसंट्रेशन C की पावर Z RT की पावर Z, ये कंसंट्रेशन A की पावर X और B को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। इधर दिख रहा मुझे RT की पावर X, इधर दिख रही है RT की पावर Y, मैं लिख सकता हूँ RT की पावर X प्लस Y। सही है जी, X प्लस Y, RT की पावर X प्लस Y रख दिया। अब देखो ये भी RT की पावर Z, ये RT की पावर X प्लस Y, ये RT की पावर Z, ये RT की पावर X प्लस Y, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर Z, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, ये कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, और ऊपर हो गया RT की पावर Z, Z में से माइनस कर दो X प्लस Y। सही है भाई? थोड़ा सा देखो इसको, किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई किया। पहले कंसंट्रेशंस को अलग निकाला, RT की टर्म्स को अलग निकाला, नीचे वाले RTs की टर्म जो होती है वो ऐड हो जाएंगी, पावर ऊपर हो जाएगा तो RT में से माइनस हो जाएगा। ये RT की पावर ऐड होगी X प्लस Y, ऊपर वाले में गया तो माइनस हो गया। दिस इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड दीज आर द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द मोल ऑफ प्रोडक्ट Z, दिस इज द मोल ऑफ रिएक्टेंट्स X प्लस Y। तो मैं ये लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर Z, कंसंट्रेशन A की पावर X, कंसंट्रेशन B की पावर Y इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, डेल्टा Ng की वैल्यू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैस कितनी प्रोडक्ट में माइनस गैस कितनी रिएक्टेंट में। यूनिट नंबर 6 में यही फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में H और U की कैलकुलेशन में पढ़ाया था। डेल्टा Ng इक्वल्स टू डेल्टा N ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा N ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करवाया था। तो ये वैल्यू Kp की है, ये वैल्यू किसकी है, Kp की। यहाँ ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर Z, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। ये वैल्यू कहाँ आई थी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कहाँ पढ़ा था, यस Kc में। कहाँ पढ़ा था, Kc में। तो Kp बराबर आ जाएगा Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, वेयर डेल्टा Ng रिप्रेजेंट्स
एन प्रोडक्ट गैस माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैस, चेंज इन गैसियस मोल कहलाता है। ओके, तो ये डेरिवेशन है केपी और केसी की रिलेशनशिप का। सबसे पहले रिएक्ट लेके चलेंगे कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन, ए रिएक्ट कंबाइंस विद बी फॉर्म्स प्रोडक्ट सी, मोल्स ऑफ ए इज एक्स, मोल्स ऑफ वाई आर बी आर वाई, मोल्स ऑफ सी आर जेड। क्लियर है, ये तीनों हो गए। इसके बाद ये कहता है केपी लिखो, केपी लिखा तो केपी आएगा प्रोडक्ट गैस अपॉन रिएक्टेंट गैस का प्रेशर। प्रोडक्ट में गैस है सी, तो प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। पावर, इसकी पावर जेड, इसकी पावर एक्स और इसकी पावर वाई। क्लियर है, स्टोक्योमेट्री उसकी पावर बन जाया करती है। अब मैंने लगाया के पी है तो प्रेशर है, प्रेशर पे कौन सी इक्वेशन लग सकती है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है तो पी बराबर आ जाएगा एन बाई वी इंटू आर टी, और एन बाई वी टर्म को जनरली बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। तो कॉन्सेंट्रेशन सी की ले सकते हो, सी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए ए, बी के लिए कंसंट्रेशन बी। इस इक्वेशन को पुट करके ये निकाल लिया, ले जाके इसकी जगह पे पुट कर दो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ रिप्रेजेंट करता है गैस प्रोडक्ट, मोल गैस के प्रोडक्ट में और गैस के मोल रिएक्टेंट में, दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी बराबर एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। लेट्स कंसीडर, इक्वेशन दे रखी है इसने मुझे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस 1/2 ऑक्सीजन गैस गोज टू द इक्विलिब्रियम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये तीन गैसेस दिखाई दे रही है, सही है। अब इसके लिए मुझे केपी पता है, केपी कैसे लिखोगे, केपी आ जाएगा कितना, प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ गैस की पावर हाफ, प्रेशर ऑफ गैस की पावर 2। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर द रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, क्या करोगे, केपी बराबर होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस। तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट में कितना गैस 1, माइनस रिएक्टेंट में कितना 1 प्लस हाफ 3/2, आंसर कितना बड़ा -1/2। तो यहाँ पे आंसर आएगा के पी बराबर के सी आर टी की पावर -1/2, ये आ जाएगा के पी और के सी का रिलेशनशिप, है ना। इस तरीके से के पी और के सी का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और देख लीजिए, और इक्वेशन देता हूँ मैं, जैसे ये N2 वाली रिएक्शन है, N2 + 3H2 गैस गोज टू दी 2NH3 गैस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, Kp इज इक्वल्स टू Kc की पावर डेल्टा Ng, Kp इज इक्वल्स टू Kc की पावर RT डेल्टा Ng, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा Ng होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैस। प्रोडक्ट में गैस 2 है, माइनस रिएक्टेंट में 3 + 1 कितने हैं 4, आंसर कितना -2। तो Kp कितना, Kc की पावर RT डेल्टा -2, डेल्टा Ng कितना -2। तो ये होगा Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप, ये होगा Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये Kp और Kc का रिलेशन। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर कितना होता है डेल्टा Ng। नाउ Kp भी पता चल गया, Kc भी पता चल गया, दोनों के बीच का रिलेशन पता चल गया। ये सारा इक्विलिब्रियम होता है, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटी सी टर्म होती है जिसको ये बोलता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये दे रखा है, एक बार उसमें देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इफ एनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन all reactant and product are in the same phase, either all are solid, all are liquid or all are gases।
देन इक्विलिब्रियम इज नोन एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो मीन्स सेम, सब कुछ सेम हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट होते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स, रिएक्टेंट्स, कुछ रिएक्टेंट सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, प्रोडक्ट में कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेज है, दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। if all reactant and products are in same state of matter, in same phase, then equilibrium is known as homogeneous equilibrium. If reactant and product are in different phases में है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, तो उसको जनरली हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इस वाले को होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, कंबाइंस विद 3 हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2NH3 गैस। This reactant is gas, this product is in gas, this reactant is gas, this reactant is gas। सारे के सारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इनको क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दिस इक्विलिब्रियम इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, गैसियस स्टेट में हाफ ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है वो, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे रहा है SO3, और वो भी किस में है, गैस में। सारे रिएक्टेंट कौन से फेज में है, गैस फेज में। अगर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट सेम स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट है, लाइक अगर मुझे कोई भी रिएक्शन दे रखी, पर्टिकुलर रिएक्शन FeCO3 सॉलिड गोज टू दी FeO प्लस CO2 गैस, इस टाइप का इक्विलिब्रियम है। In this equilibrium, one reactant is solid and one product is also solid. Iron oxide is also solid. Then oxygen, carbon dioxide is gas. कुछ गैस है, कुछ solid है, तो इक्विलिब्रियम का नाम क्या होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का और एग्जांपल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक कार्बन सॉलिड प्लस, कार्बन सॉलिड नहीं लिखते, CH4 upon burning in liquid state carbon dioxide oxygen gas goes to the CO2 gas प्लस में H2O लिक्विड। इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम का नाम भी क्या लिखा जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके केस में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या सारे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होती है, उन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियाज। और जिनके अंदर सेम स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप के दो इक्विलिब्रियम्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। और एक एग्जांपल से लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट था सॉलिड स्टेट में, हीट करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, और हाफ इसके अंदर क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। H2O सॉलिड स्टेट में था, आइस फॉर्म में था, मेल्टिंग टेम्परेचर पे आने के बाद मेल्ट हुआ और H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हेट्रोजीनियस, और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दोज अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है। अंडरस्टैंडिंग डीप है, मीनिंग है वो डीप है। ये कहता है कि इक्विलिब्रियम के आगे वर्ड लगाया गया है कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के आगे वर्ड क्या लगाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू, दिस वैल्यू डू नॉट चेंज। तो ये कहता है फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा, वट एवर बी द रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज ओनली in two conditions, if you are changing the temperature of the reaction or if you are changing the रिएक्शन का रिएक्टेंट ही चेंज कर दिया मैंने, प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है। रिएक्टिंग पार्टिकल्स को आपने बदल दिया, कोई और पार्टिकल रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा अगर रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होता है। अदरवाइज वट एवर बी द
चेंज इन सिस्टम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज। ध्यान से सुनना, मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर दी गई एक कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, के it is a fixed value, it is a fixed value for a given reaction, for a given reaction set, reaction at constant temperature, at constant temperature। ध्यान से सुनना रे, फॉर ए गिवन रिएक्शन मतलब रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। अगर तुमने इनमें से दो में से कोई भी चीज़ को चेंज किया है तो ही इक्विलिब्रियम चेंज होगा। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो जी, मैंने चेंज कर दिया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बदल लो चाहे बाई प्रोडक्ट की बदल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपने कोई कंसंट्रेशन चेंज करी है, कोई प्रेशर चेंज किया रिएक्शन का, कोई वॉल्यूम चेंज करी है, कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक फिक्स क्वांटिटी है, वो तो तभी चेंज होगी जब तुमने क्या चेंज कर दिया? रिएक्शन ही बदल दी, या रिएक्शन का क्या बदल दिया? टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन का नेचर ही चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हाफ मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2 गैस। अगर मैं इस कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन ले आऊँ, कार्बन की जगह क्या ले आऊँ? नाइट्रोजन ले आऊँ, तो कहता है कि भाई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। इसका K1 होता था, इसका कितना होगा? K2। K1 कैसे निकाला जाता था? मान लो Kp निकालना है, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर हाफ, प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NO डॉट प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ, है ना। चेंज क्या किया? वो छोटा सा चेंज है, कार्बन की जगह क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। लेकिन चेंज तो होगा ना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो चेंज हुआ। तो दोनों रिएक्शंस का K1 कैन नेवर बी इक्वल्स टू K2, इट मे बी ग्रेटर देन और इट मे बी लेसर देन K2। K1 कैन नेवर बी इक्वल्स टू K2, वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। ये रिएक्शन मुझे ये इंडिकेशन देती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब चेंज होता है जब रिएक्शन चेंज कर दिया, या नाइट्रोजन लगा दिया किसकी जगह? कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दिया, सिर्फ एक रिएक्टेंट का चेंज है, पूरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया जी। तो इस ऐसे टाइप का अगर दिया गया तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहता है कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जनरली। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, हीट की ज़रूरत है। और एक रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिक्वायर्ड और जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है, उसको किसी टाइम की रिएक्शन की हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में किसी भी टाइप की हीट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोनों रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट अपना अपना पड़ेगा, अलग अलग इफेक्ट होगा। देखो, एक रिएक्शन में आपको हीट रिक्वायर्ड है, आप उस रिएक्शन को टेम्परेचर देते हो तो उस रिएक्शन को मिलती है हीट, और अगर उस रिएक्शन को हीट मिलती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। क्यों जाएगी भाई? रिएक्शन को हीट की ज़रूरत है, हीट रिक्वायर्ड कर रही है। रिएक्शन का नेचर है एंडोथर्मिक, रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और फिर तुम टेम्परेचर दोगे तो उसको तो ज़रूरत थी, वो ले लेगा, और रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इम्प्लाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसको रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए ना, क्यों बढ़ा रहे हो फालतू में, उससे तो हीट रिलीज होने निकली है, निकलने लग रही है, हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, हीट सिस्टम से निकल रही है, उसको हीट की ज़रूरत नहीं है। एंडोथर्मिक को हीट की ज़रूरत थी, हीट चाहिए था उस सिस्टम को, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट मिली, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। लेकिन रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है इस बार, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसको हीट की ज़रूरत नहीं है, उससे ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। उसको हीट की ज़रूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो फालतू में हीट, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होती है, हीट की ज़रूरत नहीं होती, और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो सिस्टम को, हीट फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को लेके जाएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। इफ रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व्स एनी हीट चेंज, मतलब ना तो हीट की रिक्वायरमेंट है, ना ही हीट रिलीज होती है, हीट चेंज, देन there will be no effect, then there will be no effect of temperature, no effect of temperature on equilibrium constant। अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसको किसी हीट की ज़रूरत नहीं है भाई, टेम्परेचर के इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक दिख रही, ना एक्सोथर्मिक दिख रही, तो कहता है कि उस रिएक्शन पे टेम्परेचर के चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो फिक्स है, रिएक्शन नहीं बदली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज हुआ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीज हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज के साथ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज। और रिएक्शन में अगर कोई हीट का ही चेंज ना आए, तो रिएक्शन में अगर किसी भी टाइप की हीट का कोई चेंज ना हो, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड नहीं होगा टेम्परेचर से। 3 टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और नो हीट चेंज रिएक्शन। नो हीट चेंज रिएक्शन, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ देखो भाई, अब कहता है कि रिएक्शन के अंदर 2 वैल्यू लिखवाई थी मैंने, एक तो लिखवाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनना इन दोनों बातों को, एक तो मैंने लिखवाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा लिखवाया था मैंने रिएक्शन का कोएफिशिएंट वैल्यू, रिएक्शन की कोएफिशिएंट वैल्यू। ये रिप्रेजेंट होता था K से और ये रिप्रेजेंट होता था आपका Q से। ये वैलिड था ओनली एट इक्विलिब्रियम, only at equilibrium, only at equilibrium। equilibrium constant is concentration of product upon concentration of reactant। सही है जी। other than equilibrium conditions, reaction coefficient is equals to product concentration upon reactant concentration। क्लियर है? अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता हूँ। अदरवाइज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को क्या बोला जाता है, रिएक्शन का कोएफिशिएंट। अब कंडीशन नंबर 1, व्हेन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकेम इक्वल्स टू रिएक्शन कोएफिशिएंट, के और क्यू सेम चीज़ आ जाए, तो आप कहोगे जी के तो डिफाइंड होता है इक्विलिब्रियम पे और ये Q भी उसके बराबर आ गया, इसका मतलब रिएक्शन में क्या अटेन हो चुका, इक्विलिब्रियम। एट दिस सिचुएशन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम।
समझ में आई बात? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अरे बात समझ में आई नहीं? रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन का कोएफिशिएंट सेम हो गया, इक्वल आ गई दोनों की वैल्यू। इसका मीनिंग तो ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता था और ये अदर देन इक्विलिब्रियम, और कह रहा है दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब है रिएक्शन किस में आ चुकी है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है और ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन का कोएफिशिएंट दोनों सेम आ गए, मतलब रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में। कंडीशन नंबर सेकंड, ध्यान से सुनना। इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये कहता है कि रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू always try to achieve equilibrium, रिएक्शन ऑलवेज ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर किसी टाइम पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है और कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो कहता है रिएक्शन, हर कोई केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका एक ही टारगेट होता है, वो किसी भी तरीके से जाके इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। समझ में आ रही बात? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका एक ही टारगेट है, किसी भी तरीके से करके उसका क्या अचीव हो जाए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ कोएफिशिएंट को किसके पास बराबर आना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, चेंज थोड़ी होता है। तो चेंज कौन होगा? क्यू को किसके पास आना पड़ेगा? के। क्यू इज ग्रेटर देन के, तो के कहाँ आ रहा है? कोएफिशिएंट के पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पूछूंगा थोड़ी देर बाद, अगर यही आया तो एक ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, उसमें पूछूंगा दोबारा से। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है और रिएक्शन कोएफिशिएंट उससे आगे चला गया, तो रिएक्शन के कोएफिशिएंट को वापस आना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसको, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में। देख लीजिए एक बार, अगर रिएक्शन का कोएफिशिएंट वैल्यू ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। कंडीशन नंबर थर्ड, इसकी जस्ट रिवर्स, इफ कोएफिशिएंट इज स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन की तो एक ही टेंडेंसी है कि वो हमेशा किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। तो ये जो रिएक्शन का कोएफिशिएंट होता है ये इंक्रीज होके किसके पास चला जाएगा? इंक्रीज होगा, और किसके पास जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इम्प्लाइज रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से सुनो रहे दोनों बातों को। अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन का कोएफिशिएंट अलग है, सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। डिफरेंट है, दो तरीके से डिफरेंट हो सकता है, कोएफिशिएंट ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, रिएक्शन तो हमेशा कहाँ कोशिश करेगी? इक्विलिब्रियम में रहने की। तो ये वैल्यू डिक्रीज करके कहाँ लानी पड़ेगी? इक्विलिब्रियम पे। अगर आप कोएफिशिएंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपका कोएफिशिएंट ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है, कोएफिशिएंट पीछे रह गया, तो आपको इस कोएफिशिएंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके किसके पास आ पाओगे आप? इक्विलिब्रियम पे। यानी आप कोएफिशिएंट को इंक्रीज करोगे, कोएफिशिएंट इंक्रीज करना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कोएफिशिएंट को आप डिक्रीज करोगे रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और दोनों सेम है तो रिएक्शन किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। ध्यान से देख लो चीज़ को एक बार, फिर आगे करते हैं, है ना। तो रिएक्शन का कोएफिशिएंट वैल्यू डिफाइन करेगा कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड में। रिएक्शन का कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। कोएफिशिएंट अगर कम है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। ओके, तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया है पहला टॉपिक, केपी और केसी किसे कहते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। केपी और केसी, प्रेशर की फॉर्म में लिखोगे केपी, रिएक्शन को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखोगे केसी। रिलेशन दोनों में केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज किया, रिएक्शन चेंज, और रिएक्शन अगर चेंज हुई, अगर रिएक्शन गलती से चेंज हुई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ तो भी हो सकता है।
रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज इफेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है बढ़ाने पे घट जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंडोथर्मिक है हीट चाहिए थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ। अगर रिएक्शन में कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो रिएक्शन के टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। फिर इसके बाद हमने देखा रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन इक्वल है, इक्विलिब्रियम ग्रेटर है कोएफिशिएंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, कोएफिशिएंट कम है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आपको ये स्टडी करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ये थ्योरी पढ़नी है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।